हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक ऐसा वीडियो है जिसमें फेस नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो बोर्ड पे आपको पढ़ाई नहीं करनी है। और इस सीरीज़ में मैंने एक ही वीडियो पहले अपलोड किया था बाई नेम सीरीज़ का, और बाई नेम सीरीज़ में हम लोगों ने 25 बाई नेम रिएक्शंस को क्या किया था, कवर किया था। और उसी हिसाब से ये वाला वीडियो भी है। ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, जैसे जैसे आपके पेपर पास आ रहे हैं उस हिसाब से ये सीरीज़ चलेगी, जिसमें हम लोग एक बार में पूरे के पूरे एक चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है अपना वो है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो पूरी की पूरी जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो पूरा चैप्टर है वो आज की वीडियो में कवर होने वाला है। तो अगर नए हो तो भाई सबसे पहले नंबर पे इसको शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में, जिससे आपके साथ साथ वो भी पढ़ सके। और इसके बाद में शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और पूरे 1 घंटे के वीडियो के अंदर, 1 घंटे से कम का ही बनेगा, इस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को आज कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट करते नहीं और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप लोगों ने शुरुआत से ही पढ़ रखा होगा कि एल्कोहल क्या होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी डिफिनीशन इसकी पढ़ना जरूरी है, जो किताब में डिफिनीशन दी हुई है। तो सबसे पहले नंबर पे समझिए कि जो आपका OH ग्रुप था, OH ग्रुप मींस होता था एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे तो एक डिफिनीशन आती है कि मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। अगर वाटर के मोनो एल्किल डेरिवेटिव हो, मोनो एल्किल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास वाटर है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन है, उससे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर ये दोनों हाइड्रोजन ना होकर के ये भी R होता और ये भी क्या होता, R होता, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को आप कहते हैं कि वो एल्कोहल होगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है ये पूरी तरीके से सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक वो नहीं है। पहली बात तो ऑर्गेनिक बात नहीं आई, ऑर्गेनिक क्योंकि आपके एल्किल ग्रुप है तो कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज हुई सारी, तो क्योंकि ऑर्गेनिक वाली बात नहीं आई। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि केवल हम लोग क्या कर दें, बस R ग्रुप लगा दें और OH ग्रुप ही लगाओ, इसका मतलब वो चीज एल्कोहल हो जाए। तो भाई इसके बाद में जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन उस पर ध्यान दीजिए कि दोज कंपाउंड्स, उसके बाद में ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ऑर्गेनिक, दोज कंपाउंड जो कि क्या हो, ऑर्गेनिक हो, इन विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट एज मेन या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये बात देखो, जो फर्स्ट ईयर पढ़ चुके उनको बहुत अच्छे से पता होगी कि एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं। तो अगर कहीं पर लगा हुआ आ गया, मान लो CHO भी लगा है और साथ में क्या लगा है, OH भी लगा है, तो ऐसे में आप ये नहीं कहोगे कि वो चीज एल्कोहल हो गई, क्योंकि CHO की प्रायोरिटी OH से ज्यादा होती थी, तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड होता है और 5 OH होते हैं, लेकिन उसे कहते हैं क्या हो, एल्डोस कहते हो, ठीक है। एल्कोहल नहीं होगा ग्लूकोज। अगर एल्कोहल होता तो उसे खा लेते तो क्या होता, नशा चढ़ जाता है एल्कोहल को खाने से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि जो भी OH ग्रुप होना चाहिए, क्या पढ़ा हम लोगों ने, वो फंक्शनल ग्रुप, जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप हो उसके जैसा होना चाहिए। जनरल फार्मूले की बात करें तो ROH हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। R को एक चीज और लिख सकते हो, CnH2n+1, ठीक है। तो CnH2n+2 यानी कि एल्केन होते हैं। और अगर वहां पर क्या लिखा है, CnH2n+1 है, लेकिन यहाँ पर ये इस बात नोट कर लेना कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर फार्मूला, ये केवल किसके लिए होगा, ये होगा किसके लिए, सेचुरेटेड के लिए। किसके लिए होगा, सेचुरेटेड के लिए होगा। सेचुरेटेड मीन समझ गए ना, कि केवल क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सेप्शन की कहानी। एक्सेप्शन की कहानी क्या है कि मान लो इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, जिसको सर्कल कर रहा हूं इसको देखो पहले, ठीक है, कि CH3 दिया है, CH दिया है, OH दिया है, NH2 दिया है, तो ये एमीन है, ये अल्कोहल नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखो CH3 दिया है, CH दिया है, OH दिया है और CN दिया है, तो ये क्या है, ये साइनाइड है, ये भी अल्कोहल नहीं है, ठीक। उसके जैसा ही अगर हम लोग बात करें, किसकी एक और ग्रुप होता है जिसे CH3COOH कहते हैं, देखो यहाँ पर किनारे बना हुआ है ये वाला, ये पर्टिकुलर, ठीक है, CH3COOH। तो यहाँ पर भी इसे क्या कहेंगे, ये एसिड है जो कि अल्कोहल नहीं है। तो एक नोट है, ये वाला पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, जिससे अल्कोहल को पहचानने में कभी दिक्कत ना हो, कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब समझना ध्यान से, कहने का मतलब क्या है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हो या फिर और किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन से जुड़ा हो। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक पार्ट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो, बस इतनी सी बात समझो। जैसे यहां पर अगर देखें तो ये वाला CH किससे जुड़ा है, ये वाला CH जुड़ा है OH से, ठीक, अच्छी बात। इधर इसका ऑर्गेनिक पार्ट है, लेकिन यहां पर देखो Cl लगा हुआ है, ठीक है, तो नाइट्रोजन वाला पार्ट लगा हुआ है जो कि बेसिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। सिमिलर बात यहां पर भी आ रही, देखो जिस कार्बन से OH लगा है उसके बगल में क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। और ऐसी ही बात आएगी एल्डिहाइड की अगर बात करो, एल्डिहाइड में भी CHO दिखता है आपको, लेकिन कहानी वहां पर भी यही होती है। और यही काम आता है किसमें, देखो इक एसिड में, कि जो कार्बन है वो किससे जुड़ा है, OH से तो जुड़ा है, लेकिन उसने इधर तो एल्किल ग्रुप जोड़ रखा है, लेकिन सामने और कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो वो चीज अल्कोहल नहीं होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है कि अल्कोहल को किस बिहाफ पे क्लासीफाई किया जाए। तो सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे कार्बन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझ लो।
कि क्या हो अगर आपके पास, सबसे पहले इसको तो मिनिमाइज कर दो, उसके बाद समझाता हूँ कि अगर आपके पास क्या हो, एक कार्बन लगा है, ठीक, और उसके बाद में क्या है, इसकी सारी की सारी जो वैलेंसी है वो किसने पूरी की, हाइड्रोजन ने पूरी की, तो इसे कहा जाएगा 0 डिग्री का, ठीक। अच्छा, अगर इसकी एक वैलेंसी इसकी जगह पर कौन पूरी कर रहा हो, कार्बन पूरी कर रहा हो, और बाकी की 3 हाइड्रोजन पूरी कर रहे हो, तो इसे कहा जाएगा 1 डिग्री। इन दोनों को ही प्राइमरी में रखा जा सकता है। अगली कंडीशन ये आती है कि आपके पास कार्बन हो, उसकी 2 वैलेंसी कौन पूरी कर दे, कार्बन, और बाकी बची हुई कौन 2 पूरी करे, हाइड्रोजन, तो ऐसे कार्बन को कहा जाएगा कि ये 2 डिग्री का कार्बन है। और अगर इसमें एक और क्या लगा हुआ हो, कार्बन लगा हुआ हो, एक तरफ तो फंक्शनल ग्रुप ही लगा होगा, बस सिंपल सी बात है, एक तरफ तो फंक्शनल ग्रुप ही होगा। अगर बाकी बची हुई 3 वैलेंसी जो है, कौन पूरी कर रहा हो, कार्बन पूरी कर रहा हो, तो ऐसे कार्बन सेंटर को क्या कहोगे, 3 डिग्री का कार्बन कहोगे। तो बस उसी बिहाफ पे कहा गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा है। पहला प्राइमरी वाले में क्या है, प्राइमरी में है कि OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन। तो इस वाले कार्बन को जरा ध्यान से देखो, किस वाले को, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो जो पहले नंबर पे बना है, इसको पर्टिकुलर को, कि यहां पर देखो कार्बन जुड़ा है OH से, ठीक, अच्छी बात है। एक तो वो एल्किल ग्रुप से जुड़ा है और बाकी के 2 कौन लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर है, ऐसी कंडीशन है तो ये 1 डिग्री का होगा। अच्छा, उसके नीचे जो बना हुआ है ये वाला, इसमें देखो कार्बन OH है और उसके बाद में 3 कौन लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो होगा प्राइमरी ही, लेकिन क्या होगा, 0 डिग्री का एल्कोहल बोला जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आता है कि सेकेंडरी एल्कोहल क्या होते हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल में क्या हो जाएगा भाई, देखो सिंपल सी बात, वही वाली कि C लगा है, उसके साथ OH जुड़ा है, और उसके बाद में 2 वैलेंसी कार्बन की कौन पूरी कर रहा है, मिथाइल ग्रुप पूरी कर रहा है, और बची हुई एक बेचारा हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो ऐसे वाले को क्या कहोगे, चलो 2 डिग्री हो गया। और अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में हो जाएगा कि देखो साफ साफ तीनों वैलेंसी कौन पूरी कर रहा, तीनों वैलेंसी पूरी कर रहा है एल्किल ग्रुप। कहने का मतलब है कि ये है कि OH इज अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन सेंटर। अगर 3 डिग्री के कार्बन सेंटर से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो उसे टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। तो ये तो हुआ कार्बन सेंटर के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और किस बिहाफ पे हो सकता है। पिछला वाला जो था वो केवल कार्बन सेंटर के बिहाफ पे था। अब ये है पहला वाला है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा लगा। तो हाइड्रोकार्बन 2 ही तरीके का पार्ट हो सकता है, एक तो सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। तो अगर सेचुरेटेड है तो ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाली कंटेनिंग, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, यानी कि यहाँ पर होगा डेरिवेटिव ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मान लो लिया CH4 और इसका एक हाइड्रोजन हटाया, ये बन गया CH3 और लगा दिया जाकर के OH, तो मिथाइल अल्कोहल बना, ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सेचुरेटेड अल्कोहल है। अगर मैंने कहा अनसेचुरेटेड की बात करो तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। पहली बात तो ये चीज समझो कि अगर कहीं पर लगा है ये लगा है CH, उसके बाद डबल बॉन्ड से लगा है CH2, ये ग्रुप लगा हुआ है, और एक ग्रुप है ये कि हमारे पास में लगा है CH2, उसके बाद में है उसके साथ डबल बॉन्ड से CH, फिर सिंगल बॉन्ड से लगा है CH2 और उसके बाद वो किसी से जुड़ा है। तो इतने ग्रुप को कहते हैं देखो एलाइल। ये वाला जो ग्रुप है इसे एलाइलिक ग्रुप कहते हैं, और ये वाला ग्रुप जो लगा है ऊपर वाला इसे कहते हैं विनाइलिक ग्रुप। तो अगर इस बिहाफ पे देखें तो देखो ये वाला अनसेचुरेटेड पार्ट है जिसको सर्कल करूंगा अभी, ये वाला, और ये कौन सा है, विनाइलिक अल्कोहल है, और ये वाला भी अनसेचुरेटेड पार्ट है, लेकिन ये कैसा अल्कोहल है, ये एलाइलिक अल्कोहल है, ठीक। तो ये तो बात हुई किस बिहाफ पे कि सेचुरेटेड पार्ट से अगर हाइड्रोजन तोड़ करके OH जोड़ा गया तो वो सेचुरेटेड अल्कोहल होगा, अगर अनसेचुरेटेड पार्ट से निकाल करके जोड़ा गया है तो वो अनसेचुरेटेड होगा। अगला आता है जो क्लासिफिकेशन है, सॉरी, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि किसी अल्कोहल में कितने OH लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे तो 3 होंगे मेन, वो 3 कौन कौन से होंगे, पहला होगा मोनोहाइड्रिक, पहला कौन सा होगा, ये वाला मोनोहाइड्रिक। मोनो मींस एक, हाइड्रिक मींस OH ग्रुप, तो केवल एक OH प्रेजेंट होना चाहिए। डाईहाइड्रिक में 2 OH होने चाहिए, और ड्राई के बाद में अगर बात करें ट्राईहाइड्रिक के तो 3 होने चाहिए या फिर ज्यादा होने चाहिए। तो एल्कोहल के एग्जाम्पल लेते हैं तब समझते हैं। मान लिया मैंने लिया ये CH3OH, ठीक, CH3OH लिया, तो ये क्या है, ये हमारा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप केवल एक है। लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल की बात करो, ठीक, तो इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, CH2OH, तो इसमें OH कितने हैं, 2, तो ये डाईहाइड्रिक हुआ। अगर हम लोग बात करें तीसरे वाले की तो देखो उसमें कितने OH दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, तो ये ट्राईहाइड्रिक हुआ। अब अगर बात करें कि क्या पॉलीहाइड्रिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो पॉलीहाइड्रिक का एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं ग्लूकोज। ये लिया हमने CHO के बाद लगाया CHOH का होल 4,
और लास्ट में लगा होता है CH2OH। यही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो देखो एक OH, 4 OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, तो इसमें कितने OH लगे हैं? 5। तो ये क्या होगा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी आएगी। लेकिन क्या अल्कोहल होगा? ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अल्कोहल नहीं होगा बच्चा, क्योंकि उसमें ऊपर लगा कौन है? उसमें लगा है CHO। हाँ, ये बात अलग है कि हमने ऊपर भी क्या लगा दिया? हमने ऊपर भी लगा दिया क्या? CH2OH लगा दिया। ठीक, रिड्यूस कर दिया, जाकर के रिड्यूस किया, सॉर्बिटॉल बना ली। अब उसमें कितने OH ग्रुप आ गए? 6 OH ग्रुप आ गए। तो 6 OH ग्रुप आ गए तो पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पेज हुए, 20 कंप्लीट करने। चौथे पर आओ, क्या कह रहा है? आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जा सकती हैं? तो आइसोमेरिज्म फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, मैं जल्दी में खत्म करूंगा। देखो पहले नंबर पे तो चेन आइसोमर पाए जाएंगे। चेन आइसोमर का मतलब है कि ये कार्बन चेन यहाँ पर देखो तो कितने लगी? 1 2 3 4 कार्बन की, और ये कार्बन चेन इस तरीके से भी लगी मिल सकती थी। तो पहले नंबर पे तो चेन आइसोमर पाए जाते हैं इनके। ठीक, अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे कौन से पाए जा सकते हैं? दूसरे नंबर पे पाए जाएंगे पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर का मतलब बच्चा ये हुआ कि जो OH ग्रुप होगा वो अलग अलग जगहों पे होगा। जैसे इस वाले एग्जांपल को देखें तो OH ग्रुप कॉर्नर पे है, और यहाँ पर देखें तो OH ग्रुप दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, लेकिन पोजीशन किसकी डिफरेंट है? पोजीशन इस OH ग्रुप की डिफरेंट है, और इसलिए इनको क्या कहोगे आप? पोजीशन आइसोमर कहोगे। उसके बाद आता है तीसरा, कौन सा? तीसरा आता है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल क्या होते हैं? कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग हो। तो बेसिकली जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो किसके साथ देते हैं? ईथर के साथ देते हैं। जैसे लिखा है CH3 CH2OH, इथाइल ईथर। कौन सा? इथाइल अल्कोहल है। और अगर यहां पर बात करें तो यह है मेथॉक्सीमेथेन। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर OH लिंकेज जो है तुम्हारी वो किनारे पर है, फंक्शनल ग्रुप OH है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? वो ईथर है। तो ईथर के साथ ये फंक्शनल आइसोमर भी बनाते हैं। अब लास्ट आती है ज्योमेट्रिकल में। ज्योमेट्रिकल में कौन सी आई? ऑप्टिकल आइसोमर। इसके लिए आपको वीडियो देख लेना पड़ेगा मेरा, एक मैं डाल दूंगा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हुई है, GOC वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आप जाओगे तो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपको कायरल सेंटर चेक करना होता था। देखो लिखा हुआ है एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसके लिए छोटी सी बात याद रखो अगर नए हो, कि अगर कार्बन हमारा 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ पर कोई चीज जुड़ी है A, यहाँ पर जुड़ी है B, यहाँ पर जुड़ी है C, यहाँ पर जुड़ी है D। ये C मतलब कार्बन नहीं है, C मतलब कोई ग्रुप है। ठीक, तो अगर कोई कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर, या उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। और जहां पर भी कायरल कार्बन मिलेगा वो चीज ऑप्टिकली एक्टिव होगी और ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगी। तो देखो यहां पर अल्कोहल में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में COH था, उसने एक H जोड़ रखा है, एक CH3 जोड़ रखा है और एक C2H5 जोड़ रखा है। तो ये वाला कार्बन जो है ये क्या हो गया? एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। और अगर एसिमेट्रिक कार्बन हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। ठीक, चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद में क्विक रिवीजन है, तो सारी चीजों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये बस आपके रिवीजन के लिए है कि हाँ एक बार में नजर पड़ जाए आपकी पूरी चैप्टर पे। अब आता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हम लोग केवल किनको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे? मोनोहाइड्रिक की। तो सबसे पहले देखो बनाया जा सकता है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, जो कि आपका पहला चैप्टर था। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि कौन सी रिएक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो RX दिया, ठीक, RX मतलब एक हेलो एल्केन है, आपने उसे OH का सोर्स दे दिया, यानी कि बेस दे दिया। तो क्या होगा हमारे पास में? कौन सी चीज निकलेगी? देखो X के साथ निकलेगा Na, यानी कि NaX निकल जाएगा। NaX का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं निकल गई, सॉल्ट निकला है बच्चा। और साथ में क्या जुड़ गया जाकर के? ROH जुड़ गया, जिसे आप लोग SN1 SN2 में पढ़ते थे कि मान लो हमारे पास में क्या हो? RX हो, और RX को हम OH माइनस से क्या कर दे? ट्रीट कर दे, तो ये इस पे जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, X माइनस निकल जाएगी और OH किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ेगा। बस इतनी कहानी थी। तो बस वही NaOH की जगह पर KOH भी यूज कर सकते थे। तो एक जनरल रिएक्शन देखो तो क्या लिया? CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड ले ली हम लोगों ने, रिएक्शन कराई NaOH से, तो बनेगा क्या? इथाइल अल्कोहल, और साथ में क्या निकल जाएगा? NaBr निकल जाएगा। अगर यहाँ पर Br ना लेकर के Cl लेते तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, क्योंकि NaCl को सब लोग सॉल्ट के रूप में पढ़ते आ रहे हो हमेशा से। ठीक, अब कहानी आती है दूसरी, कि एक तो बना कहां से? एल्किल हैलाइड से। दूसरा कहां से बन सकता है? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब एस्टर के बारे में जिनको नहीं पता है वो ये समझ ले कि R कार्बोनिल कंपाउंड ही होते हैं। C डबल बॉन्ड O का मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। एक तरफ क्या लगा हो? R लगा हो, एक तरफ लगा हो दूसरा O, और उसके बाद में क्या लगा हो? उसके बाद में लगा हो कोई दूसरा एल्किल ग्रुप, तो R डैश मान लो उसे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है RCOOR डैश, ये होता है किसका? ये होता है बच्चा एस्टर का। तो अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस करी जाए, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन है, और अच्छी बात ये है कि ये H+ और OH- का मतलब क्या है? कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में हो सकती है रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इसकी क्या कराई जाए? इसकी अगर कराई हम लोग हाइड्रोलिसिस, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। पहले नंबर पे तो हमें अल्कोहल मिलता है, और दूसरे नंबर पे हमें इक एसिड मिलते हैं। इक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, यानी कि COOH कंपाउंड।
क्लियर। चलिए, तो दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थी कि हम लोग इसे एस्टर से बना सकते हैं। तो ये दोनों पहले नोट कर लो, अगर नोट कर रहे हो साथ में। वैसे तो पीडीएफ डाल दूंगा, अगर आप लोग कहोगे कमेंट कर देना, अगर जिसको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा या पीडीएफ ही दे दूंगा, ठीक है। अगली रिएक्शन भाई, ये तो कमाल की रिएक्शन है। कमाल की रिएक्शन मतलब ग्रिग्नार्ड रिजल्ट, यहां से तो खेल शुरू होता है। चलिए देखिए, ग्रिग्नार्ड रिजल्ट का मतलब क्या हुआ जाकर के, ग्रिग्नार्ड का मतलब हुआ कि आप लोग बनाने जा रहे हो RMgX से, ठीक। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो कि इट फॉर्म एडिशन कंपाउंड विद कार्बोनिल कंपाउंड, जिनमें हमारे कौन से आ गए, 2 आ गए, एल्डिहाइड एंड कीटोन, विच गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्कोहल ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो लास्ट में हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्ड सही कर लो, हाइड्रोलिसिस दी है, इसे लिख लो एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक, H+H2O तो ज्यादा सही लगेगा, ठीक। तो देखो एक नॉर्मल सी रिएक्शन दी हुई है, पूरी चीज तो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, ये चीज इतनी, तो इसमें हमें पता है, देखो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, तो कार्बन पे है प्लस और इस पर क्या है, माइनस। और हमारा RMgX जो होता है, कौन होता है, RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड, उसमें जो एल्किल ग्रुप होता है वो होता है निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव वाला R ग्रुप किस पे अटैक करेगा, जाकर के कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। बस इतनी सी बात होती है। देखो वही बना हुआ है कि ये वाला जो R माइनस था, उसने वो किससे जुड़ा, जाकर के कार्बन सेंटर से, और एक एडिशनल कंपाउंड मिला हमें जिसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया MgX। अब क्योंकि ये बल्कि ग्रुप लगा है, देखो ये वाला ग्रुप, तो ये तो अनस्टेबल हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसको क्या किया हम लोगों ने, इसकी करी एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस करी तो MgX के साथ में OH स्टेबल प्रोडक्ट था, निकल गया, और जो आपके पास में दूसरी चीज रह गई वो जुड़ गई जाकर के OH। कहने का मतलब केवल यह है कि OMgX जहां भी दिख जाए आप उसको H और H2O दे दो, तो इतनी चीज OMgX का MgX निकल जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। चलिए आप देख लो रिएक्शन सारी, कि अगर हमने एक रिएक्शन ली, किसकी, रिएक्शन ली फॉर्मेल्डिहाइड की, ग्रिग्नार्ड से ट्रीट किया जाकर के, तो ये वाला एल्किल ग्रुप देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हुआ तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर बनाओ MgX, और हमने इसकी क्या कर दी, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी, तो हमें क्या मिल गया, 1 डिग्री का अल्कोहल मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग क्या करते, H न लेकर के एक बड़ा एल्डिहाइड लेकर के चलते, पहले से R लगा होता, तो हमें क्या मिलता, 2 डिग्री का अल्कोहल मिलता लास्ट में। और अगर हम लोग कीटोन लेकर के चलते तो हमें कितने डिग्री का अल्कोहल मिलता, तो हमें 3 डिग्री का अल्कोहल मिलता। चलो एक एक रिएक्शन को पूरी तरीके से जूम करके देख लो, जिससे सारी समझ में आ जाए, ठीक है। चलो भाई कीटोन की देखते हैं, एक ही रिएक्शन देखोगे बाकी की सारी समझ में आ जाएगी। कि हमारे पास में क्या था, ये कीटोन था, और कीटोन को RMgX से ट्रीट किया, तो जो भी ग्रुप ये वाला था, ये किससे जुड़ा जाकर के, इस कार्बन से। तो देखो यहाँ आ गया, इसको डैश कर लो, ये वाला ग्रुप यहाँ पर आया। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, और पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या जुड़ गया जाकर के, MgX। और जब यहाँ पे MgX बच्चा जुड़ा और हमने क्या कराया, इसका वर्कअप मतलब क्या दिया हमने इसे, H+ और H2O, तो इतनी चीज कन्वर्ट हो गई किसमें, OH में, और साथ में निकल गया Mg के साथ X और X के साथ OH। ये कहानी बनी जाकर के। यानी कि आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि अगर आप किससे बनाने चलोगे, इसे फॉर्मेल्डिहाइड से बनाओगे तो आपको 1 डिग्री का मिलेगा, अगर आप किसी और एल्डिहाइड से बनाओगे तो आपको 2 डिग्री का मिलेगा, और अगर आपने कीटोन से बनाया तो आपको 3 डिग्री का मिलेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगली आती है तो सिंपल सी रिएक्शन, एक पैटर्न याद करो सभी लोग मेरे साथ, कि अगर आपके पास में COOH हो, आप उसे रिड्यूस कर दो तो आपको मिलेगा CHO, अगर आप उसे फिर रिड्यूस कर दो तो आपको मिलेगा OH, ठीक। और अगर आपके पास OH है, आप उसे ऑक्सीडाइज कर दो तो मिलेगा CHO, CHO को ऑक्सीडाइज कर दो तो आपको मिल जाएगा COOH। बस यही रिएक्शन है, ठीक। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या दी है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही बना रहे हैं। क्या कह रहा है, गिव्स एल्कोहल ऑन रिडक्शन विद LiAlH4 या NaBH4, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हमारे पास में RCOOH था, हमने उसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया, तो एल्डिहाइड वाला जो स्टेप था वो स्प्लिट हो जाएगा और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल मिल जाएंगे। मान लो एसिटिक एसिड लेकर के चलो और उसे रिड्यूस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, एथाइल अल्कोहल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये तो ही बात कि हम लोग बनाते कहाँ से हैं। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फटाफट से पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो लोअर एल्कोहल आर कलरलेस एंड टॉक्सिक लिक्विड, जैसे स्प्लिट हो गई, ठीक है, CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया, जरूरी ही ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता हो, लेकिन अगर आप लोग क्या कर लो, कंसंट्रेटेड 20 ml भी ओरली कंज्यूम कर लो तो डेथ तक हो सकती है। उसके बाद आता है कि दे हैव स्पेसिफिक स्मेल, सबको पता है अल्कोहलिक स्मेल कैसी होती है। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, ये बात मैं हर जगह बताता हूँ कि चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो और चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, ये दोनों बातें ही डिपेंड करती हैं कि मॉलिक्यूलर वेट किसी चीज का कितना है। जितना भारी मॉलिक्यूल होता जाएगा मेल्टिंग बॉइलिंग उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैं OH ग्रुप को फिक्स कर दूं तो जितना बड़ा R लगा होगा, बातों को सुनना, जितना स्क्रीन पे तो आपको केवल नोट्स दिख रहा है, मेरी बातों को सुनना, एक एक चीज क्लियर
शेयर होगी, जितना बड़ा R लगा होगा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अगर CH3 लगा है तो सिंपल सी बात है यार, एक कार्बन उसके पास, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। अगर C2H5 लगा है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकल करके आएगा। अगली बात आती है बहुत ही प्यारी, वो ये कि सॉल्युबल विद वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में घुल जाती हैं, जिसका केवल रीज़न एक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। ठीक है, वैसे हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें ऑर्गेनिक में घुलेंगी और पोलर चीज़ें वाटर में घुलेंगी। तो एल्कोहल तो ऑर्गेनिक होता है, फिर वो पानी में कैसे घुल जाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखो ध्यान से, एक मिनट में क्लियर करूंगा। मान लो ये है पानी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आपको पता है पोलैरिटी है मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन पे माइनस है, हाइड्रोजन पे प्लस है। और हम लेकर के आए क्या? हम लेकर के आए C2H5OH। ठीक, चलो ROH लिख लो, RO, और इसके साथ में क्या लगा है? H लगा है। तो यहाँ पर भी तो इस हाइड्रोजन पे प्लस होगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पानी के हाइड्रोजन जिसके ऊपर प्लस है और ऑक्सीजन, अल्कोहल का ऑक्सीजन जिसके ऊपर माइनस है, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे। इस बॉन्ड को क्या कहते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को भी बच्चों पहचानना सीख लो। हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचानना है तो H के साथ F की लिंकेज चेक करो, H के साथ O की लिंकेज चेक करो, और H के साथ N की लिंकेज चेक करो। जहां पर ये डायरेक्ट लिंकेज मिली वो चीज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। बाकी के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, आपने पढ़ा होगा NCERT में फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर किसमें? 5 में, स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात तो आ गया कि दे आर मोस्ट रिएक्टिव। ठीक, दे आर मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर एंड दे आर अटैकिंग बाई पोलर और आयनिक सॉल्वेंट। अब क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर है, देखो ध्यान से कि अगर हम पोलैरिटी चेक करने की कोशिश करें तो पोलैरिटी भी है, और क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ में हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मॉलिक्यूल पोलर भी है, साथ में ऑर्गेनिक पार्ट भी है। यानी कि ये ऑर्गेनिक चीजों से भी रिएक्ट कर जाएगा। और अगर हम क्या करें, अगर कोई पोलर चीज लाते हैं तो वो भी अटैक करेगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वाले अटैक भी पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई कि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एंड कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद OH ग्रुप हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी हमारा कार्बन है उसके ऊपर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आगे आता है इट कैन बी कन्वर्टेड इन। देखो कितने सिंपल वे में मैंने क्या लिख रखी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं। तो अगर हमारे पास में अल्कोहल हो तो हम सबसे पहले तो उनको RX में बदल सकते हैं, यानी कि हेलो एल्केन्स में बदल सकते हैं। रिएक्शन किससे कराएंगे? HX से कराएंगे। HX का मतलब हो गया HCl से करा सकते हो, HBr से करा सकते हो, HI से करा सकते हो, HF से करा सकते हो। ठीक, हेलो एसिड से, ओवरऑल बात। उसके बाद में क्या कर सकते हैं? हम इसे एस्टर में बदल सकते हैं अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दे? कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दे। किससे करा दे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तीसरा आता है कि हम एल्कोहल को बदल सकते हैं RCOOH में, यानी कि किस में बदल सकते हैं? इक एसिड में, कार्बोक्सिलिक में बदल सकते हैं। और वही बात देखो लिखी जो भी बताई थी कि ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, नेसेंट ऑक्सीजन वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, ROH को एल्कीन में बदला जा सकता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करके। यहाँ पे सिंपल सी बात है, निकल क्या जाएगा? पानी निकलेगा। ठीक है, क्यों निकलेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने यूज किया है, और ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब आती है बात ROH है तो उससे क्या बनाया जा सकता है? भाई देखो कीटोन भी बनाया जा सकता है ऑन ऑक्सीडेशन। भाई सिंपल सी बात है, जब OH से हम CHO बना सकते हैं तो OH से हम C डबल बॉन्ड O भी बना सकते हैं, दोनों बराबर की चीजें हैं। ठीक, देखो उसके नीचे तुरंत मेंशन किया हुआ है कि ROH को और कहां बदल सकते हो? RCHO में बदल सकते हो, ये भी किसके बिहाफ पे होगा? ऑन ऑक्सीडेशन। और लास्ट आता है कि ROH को बदला जा सकता है किसमें? ईथर में। और ईथर में अगर बदलना है तो वापस से हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? कंसंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बेसिकली रिएक्ट करते हैं तब ईथर का फॉर्मेशन होता है। अगले पेज में हम लोग देखेंगे इसकी रिएक्शन कैसे बनी। ये देखो भाई रिएक्शन सारी एक तरफ से देख लो जितनी वहां पर दी हुई थी। तो पहला हेलो एल्केन का बनना HX के साथ, तो हमारे पास में क्या हुआ? ये कहानी थी कि ROH था, हमने उसको रिएक्ट कराया HX से, बना RX प्लस क्या निकल गया? H2O। और ये रिएक्शन कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या निकालना था? बस इतनी सी चीज निकालनी थी। ठीक, और R के साथ क्या जुड़ जाना था? X जुड़ जाना था। दूसरी कहानी क्या आती है? दूसरी आती है कि आप कैसे बनाओगे एस्टर। तो देखो हमने इसको किससे ट्रीट किया है? कार्बोक्सिलिक के साथ ट्रीट किया। और कार्बोक्सिलिक के साथ अगर ट्रीट करें C2H5OH को ट्रीट किया जा करके, तो यहाँ भी कौन सी रिएक्शन निकली? वाटर का मॉलिक्यूल ही निकलेगा। एसिटिक मीडियम की रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन रिवर्सेबल भी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही क्या बनाया था? हम लोगों ने एस्टर से बनाए थे क्या? एल्कोहल, और साथ में क्या बनाए थे? इस कौन से बनाए थे? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे। तो सिंपल सी बात आती है कि अगर हाइड्रोलिसिस कर दो
ठीक है, अगर हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर का मॉलिक्यूल दे दो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एस्टर जो दिया होगा, जो एस्टर होगा उससे क्या मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। और अगर हम वापस से एस्टर से क्या कर देते हैं, वापस से एस्टर से हम वाटर का मॉलिक्यूल निकाल ले, डिहाइड्रेट कर दे, तो हमें फिर से क्या मिल जाएंगे, एस्टर मिल जाएंगे। अगली कहानी देखो, तीसरी वाली, ये तो हो गई एल्डिहाइड कीटोन बनाने की, कि CH3CH2OH था, हमने उसे ऑक्सीडाइज किया तो पहले एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड बनाने के बाद में अगर हमने उसे एक बार फिर से ऑक्सीडाइज कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अगली देखिए CH3CHOH तो यहां पर क्या था, यहां पर देखो ये जो OH थी इसकी पोजीशन दूसरी लगी हुई थी, अगर हमने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया जाकर के, तो हमें क्या मिला, कीटोन मिला। तो कहने का मतलब यह है कि टर्मिनल पे अगर OH लगा है, समझना बात को, टर्मिनल पे OH लगा है, ऑक्सीडाइज करोगे CHO में जाओगे, और अगर बीच में OH लगा है तो कहां जाओगे, कीटोन में जाओगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये बना कहानी कि एल्कीन कैसे बने। तो एल्कीन बनानी है तो CH3CH2 CH3 और उसके साथ में जुड़ा था OH। बहुत प्यार से रखना रिएक्शन को, तब तो समझ में आएगी। और आपने क्या दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया, और क्या यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल किया जा सकता है, HCl गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो आपको क्या मिला, देखो दो कंडीशन थी, यहां पे तो ध्यान से समझना पड़ेगा, 2 मिनट देने पड़ेंगे, कि ये वाला OH यहां के हाइड्रोजन के साथ वाटर निकाल दे, या फिर ये वाला OH यहां के हाइड्रोजन के साथ वाटर निकाल दे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज थी। तो देखो एक प्रोडक्ट मिला, ये जब कहां से निकला, जब यहां का हाइड्रोजन निकला है ये वाला, तब प्रोडक्ट मिला है ये वाला, और जब यहां से निकला है तब देखो प्रोडक्ट मिला है ये वाला। अब बात आती है मेजर कौन सा हो, माइनर कौन सा हो। तो यहां पर देखो इसके नीचे लिखा है मेजर, इसके नीचे लिखा है माइनर। बेसिकली ये सेडजेफ का रूल है, और इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। यहां पे बस इतना याद रखो आप, यहां पे बस आप इतना समझ जाओ कि जो भी एल्कीन है उसके इधर उधर जितने ज्यादा R ग्रुप लगे होंगे, यानी कि हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन जो होगी वो ज्यादा स्टेबल हुआ करेगी। बस इतनी बात समझो। तो देखो यहां पर जो एल्कीन है, माइनर जिसमें लिखा है, उसमें देखो जो एल्कीन है उसके साथ में क्या लगा है, एक कार्बन लगा है, और इधर वाली जो एल्कीन है दूसरी वाली वो बीच में है। ठीक, तो ये ज्यादा एल्काइलेटेड है, ये वाली एल्कीन ज्यादा एल्काइलेटेड है, तो ये वाली क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, मेजर होगी। बस इतनी बात समझ रहे हो अभी के लिए। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़े तो 2 मॉलिक्यूल उठाए, ईथर बनाएंगे। तो देखो 2 मॉलिक्यूल लिए, दोनों मॉलिक्यूल को आपस में ट्रीट किया, वाटर का मॉलिक्यूल निकला। क्यों निकला, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रखा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में क्या दिया है, H2SO4। तो हमारे पास क्या आया, C2H5O, यानी कि डाई इथाइल ईथर, डाई ईथर, ये बना जा करके। ठीक है, चलिए भाई, ये तो बात हुई कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी उनकी क्या रिएक्शन थी। अब आता है एक पर्टिकुलर एल्कोहल, इसके बारे में पढ़ो, मिथाइल एल्कोहल। ठीक, CH3OH। तो इसके बारे में सारी बातें देखो, स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, तीनों की तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा। तो बात करिए कि कितने डिग्री का होगा, तो 0 डिग्री का होगा। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिड होगा, कार्बन सेंटर टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, कहानी आती है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 64.5 डिग्री है। कलरलेस लिक्विड होता है, सॉल्युबल इन H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बात कर चुके हम लोग। एक्सट्रीमली पॉइजनस है, अगर ओरली कंज्यूम किया जाए तो डेथ हो जाएगी इंसान की। ठीक है, इट इज मिजिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। बस इतनी सी बात इसके बारे में पढ़नी थी, और ये दिखाया है हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके कि कैसे ये घुल जाता है। देखो बहुत ध्यान से। ठीक, यही बात अभी बता रहा था कि हमारे पास में जो भी CH3OH है उसका हाइड्रोजन और पानी का जो ऑक्सीजन था उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाला पेपर तो, ये वाला पेज तो निकल गया जल्दी से। चलो भाई प्रिपरेशन भी फटाफट पढ़ लो, क्योंकि सारी प्रिपरेशन पढ़ चुके हो। तो पहले नंबर पे तो कहां से बना सकते हो, फॉर्मिक एसिड से। हमने क्या लिया, एक एसिड लिया, LiLH4 के साथ रिड्यूस किया। ठीक, सिंपली एल्डिहाइड स्प्लिट हो गया, HCHO नहीं बना, और सीधे क्या बन गया, CH3OH बन गया। उसी बिहाफ पे देखो HC, उसके आगे मैंने लिखा है देखो इसको कि HCOOH पहले किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, पहले कन्वर्ट हुआ होगा फॉर्मिक, किसमें, फॉर्मिक एसिड पहले कन्वर्ट हुआ होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, और फिर वो बदला होगा किसमें, CH3OH में। ठीक है, अगली देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की पढ़ चुके हो रिएक्शन, CH3MgI था, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज किया जा करके, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज किया O2 के साथ में, या 2O भी लिखा मिल सकता है किताबों में, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो क्या मिलेगा, CH3OH मिलेगा, साथ में MgIOH, यानी कि MgXOH लिख रहे थे, यहाँ पे X के प्लेस पे आयोडीन रखी हुई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन डिस्कस कर चुके थे। अगला देखो कहां से है, फ्रॉम मिथाइल हैलाइड। अब हैलाइड में इसकी बात आगे करेंगे, कौन सा हाइलाइट कब यूज होगा। ठीक है, तो CH3X था, NaOH किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। OH का सोर्स है हमारे पास, OH का सोर्स जाएगा, X निकलेगा। ठीक, सिंपल सी बात।
तो क्या मिलेगा, CH3OH मिलेगा, साथ में NX मिलेगा। अब यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये ध्यान देने वाली बात है, ये तो बच्चे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन देगा, CH3I देगा, उसके बाद में CH3Br देगा, उसके बाद CH3Cl देगा, और लास्ट में कौन देगा, CH3F देगा। रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज इनका, ठीक है। चलिए अगली बात आती है, देखो एसीटेट से बनाना था तो एस्टर से बना चुके हो, CH3COO CH3 जुड़ा हुआ है, हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस करते थे, पढ़ चुके हैं, क्या मिलेगा, एक OH मिलेगा, एक COOH मिलेगा, तो बस वही चीजें मिली, देखो CH3OH मिला और एक एसिटिक एसिड मिला, यानी कि जो भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर लगे थे उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमें अल्कोहल मिल गया, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिल गई, क्या मिल गई, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गई। तो ये तो बात हुई कि यहां से बना सकते हैं किसको, हम लोग मिथाइल अल्कोहल को। अब आगे की कहानी, अगला वाला देखो, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो फॉर्मूला समझ में आता है, निकालना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लोगे। अब देखो मैंने क्या बताया था कि C2H5, उसमें क्या लगा था CH3, इसमें क्या लगा है C2H5, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट था अभी देखा 64, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है 78, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें बड़ा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, सिंपल सी बात है ना। चलो डेंसिटी की बात करें तो 0.798 है, 0.798 का मतलब 1 ग्राम पर ml से कम है, यानी पानी से कम डेंसिटी है। चलिए दूसरी बात आती है, कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, स्पेसिफिक स्मेल है, जिसे अल्कोहलिक भी बोल सकते हो, मिसिबल इन वाटर है, मिसिबल इन वाटर ना होता तो लोग पी ही ना पाते, ठीक है। चलिए आगे की कहानी, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा, दो कार्बन सेंटर है, दोनों के दोनों कार्बन सेंटर कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है, ठीक है, और OH एक ही लगा है, दोनों तरफ में से कहीं भी लगाओगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ही मिलेगा। चलिए उसके बाद में आता है कि इसे बनाया कहां से जाए, इतनी सारी प्रिपरेशन पढ़ ली है, कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए कि इसको इंडस्ट्रियल पर्पस पे कैसे बनाते हैं, तो बनाते हैं हम लोग C12H22 कहां से, C12H22O11 से, यानी कि ग्लूकोज से बनाते हैं भाई, शुगर मिल वाला, ठीक है। तो वहां पर होता क्या है कि जो हमारे पास में क्या होती है, केन शुगर होती है, ठीक है, केन शुगर C12H22O11, इसको जब इन्वर्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में रखा जाता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसे, तो ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीजें, कि ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, एक में एल्डिहाइड होता है, एक में क्या होता है, कीटोन होता है। तो अगर यहां से हम लोग C6H12O6 ले लें, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, फर्मेंटेशन दोनों का होता है, और जाइमेज एंजाइम दे दें जाकर के, तो हमें क्या मिलता है, 2CO2 मिलती है और 2CH3CH2OH मिलता है। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी हम इसकी दे देंगे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी इसकी देंगे, हमें इंडस्ट्रियल पर्पस पे उतना ज्यादा इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। बाद में उसे रिफाइन किया जाता है अगर उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बनाना हो तो, अदरवाइज जो कच्ची शराब होती है वो यहीं से बनती है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस जो होता है उसको भी समझ लो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसे एक बंद कंटेनर, खूब बड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं, ऐसा उसमें बंद कर देते हैं, और उसके बाद करते हैं क्या, जाइमेस उसके अंदर डाल देते हैं, और ऊपर से उसको ढक दिया जाता है पूरा बंद यहाँ से, और इसको 2 या 3 दिन के लिए दिया जाता है छोड़। अच्छा, CO2 गैस की एक खास बात है, जब भी निकलती है तो बबल देती, ठीक, ऐसे बबल देकर के निकलती, तो जब इसको खोला जाता है तो उसके ऊपर पूरी एकदम झाग टाइप की जम जाती है, तो देखा जाता है कि भाई फर्मेंटेशन जो था, शुगर का फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है ये पूरा हो गया, और उसके बाद में वो पूरी की पूरी फॉग टाइप की हटा ली जाएगी, और नीचे आपको एथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक चार्ट टाइप का है, जिसमें आप सारी की सारी क्या कर सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर सकते हो कि कहां से बनाया गया और क्या हो सकता है। तो देखो इतनी जगह है जहां से बनाया जा सकता है, कहां से बना सकते हैं, डिस्कस करो एक एक करके। एक मिनट तो ऊपर का चला गया थोड़ा सा, हाँ अब डिस्कस करो यहाँ से। पहला तो बना सकते हैं C2H5I से, तो C2H5I के साथ अगर ट्रीट करके बनाने की कोशिश करोगे जा करके, तो क्या दे दो, NaOH दे दो, Na निकल आएगा, C2H5OH जुड़ जाएगा, वही पुरानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर लिया फिर से एस्टर, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, वही पुराना एस्टर लिया, और एस्टर के साथ में हम लोगों ने क्या कर दी, देखो हाइड्रोलिसिस कर दी, तो साथ में एक हमें क्या मिल गया, एक एसिड मिल गया, और C2H5OH बन गया। HCHO ले लो, ठीक है, क्या ले लो, HCHO ले लो, और HCHO के साथ में अगर हम लोग दे दे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तब भी क्या मिल जाएगा, C2H5OH मिल जाएगा। अगली कहानी कौन सी है, अगली है C2H5O C2H5, ईथर लिया और क्या दे दिया, जब डिहाइड्रेट कर रहे थे तब ईथर बन रहा था, और हमने क्या किया, H2O दे दिया, तो क्या मिल गया, C2H5OH मिल गया, ठीक, और इसके कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। उसके बाद लिया एसिटिक, कौन सा, CH3CHO, यानी कि एसिटाल्डिहाइड लिया, और एसिटाल्डिहाइड का तो कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन करोगे तो मिल जाएगा C2H5OH। उसके नीचे का जो पार्ट है शायद आपको दिख ना रहा हो, उस पे आ रहा होगा इन्फिनिक्स हॉट 8 है ना, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा, ये CH3COOH होगा बच्चा, और इसको हम लोग क्या करेंगे रिड्यूस ही, लेकिन करेंगे किसके प्रेजेंस में, LiAlH4 के प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा 2C2H5OH, यानी कि रिडक्शन ही है, बस किसका है, इक एसिड का है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहीं पर है, इसी पर देख लो।
सबसे पहली रिएक्शन आती है किसकी, मेटल की वजह से, तो एक्टिव मेटल से रिएक्शन देगा। अब बात आती है एक्टिव मेटल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबने पढ़ी होंगी एक्टिव मेटल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर के ऊपर जितनी है वो सारी की सारी क्या है, एक्टिव है। एक बार बता देता हूं आप लोगों को याद हो जाए। सबसे पहले Li याद करो, Li के बाद में क्या करो, पोटेशियम याद कर लो, उसके बाद में Na याद कर लो, उसके साथ में Mg याद कर लो, और क्या याद कर लो, Al याद कर लो, कैल्शियम याद कर लो। ये सारी की सारी, ये 6 की 6 जो है, ये सारी की सारी एक्टिव मेटल की कैटेगरी है। फिर आता है वाटर, उसके बाद में मॉडरेट मेटल आते हैं। तो अगर इनमें से कोई है तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है एक्टिव मेटल, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और मिल जाएगा यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो बात आती है, क्या बात आती है कि अल्कोहल हमारे एसिडिक है या बेसिक है, ये बात थोड़ी सी समझनी पड़ेगी 2 मिनट के लिए, तो थोड़ा सा टाइम और दो। मान लो मैं कहूँ कि ये दिया है C2H5OH, ठीक है, और मैंने इसका ये हाइड्रोजन तोड़ दिया, ये वाला हाइड्रोजन तोड़ दिया और H+ निकाल दिया, तो यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया माइनस। तो क्या ये माइनस स्टेबल है, बिल्कुल, ऑक्सीजन के सर पे माइनस है तो स्टेबल है। तो ये वाला जो H+ निकला ये एसिटिक प्रोटॉन है। कैसा प्रोटॉन है, एसिटिक प्रोटॉन है। तो अल्कोहल का कैरेक्टर एसिटिक हो गया, बहुत अच्छी बात। फिर बात करें कि अल्कोहल तो पीने में कड़वे होते हैं, और बचपन में तो पढ़ा था कि कड़वी चीजें क्या होती है, बेसिक होती हैं। तो बात करें बेसिक है क्या, तो ROH को केवल डिस्कस करो तो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो रिजल्ट निकलता हाँ भाई बेसिक भी होगा, ठीक, अच्छी बात, बेसिक भी है। तो यहां पे बात आती है, बहुत प्यार से सुनना इस बात को, कि एसिडिटी और बेसिसिटी कंपेयर करके होती। मान लो लिखा है A और उसके साथ में लिखा है B। एक क्वेश्चन दिखाता हूं, नीट में आया हुआ था ये, कि HNO3 लिया जाए और +3 HCl लिया जाए और साथ में क्या हो, H2SO4 हो, तो लिखा था इनमें से कौन बेस का काम करेगा। तो बेटा HNO3 को 3 इक्विवेलेंट HCl के साथ अगर मिलाया गया तो एक्वारेजिया बना जा करके, और एक्वारेजिया H2SO4 से ज्यादा एसिडिक है, यानी कि यहां पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो उसका कैरेक्टर निकल के आएगा बेसिक, ठीक, नहीं समझे, समझो ध्यान से, कि अगर तुम्हारे पास में 2 चीजें हैं, बस इतनी बात समझो, 2 चीजें हैं A और B, ठीक, ए भी एसिड है, बी भी एसिड है, ए ज्यादा स्ट्रांग है, बी कम स्ट्रांग है, तो कम वाला बेस का काम करेगा। तो मतलब कहने का यह है कि अगर स्ट्रांग बेस दोगे तो अल्कोहल एसिटिक प्रोटॉन भी छोड़ेंगे, और अगर स्ट्रांग बेस दोगे तो वो क्या करेंगे, स्ट्रांग बेस दोगे तो एसिटिक प्रोटॉन भी छोड़ेंगे, और अगर एसिड दोगे तो बेस की तरह भी बिहेवियर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आप समझते हैं HNO3 से, तो यहाँ पे तो नाइट्रिक आ गया, ज्यादा क्या है, एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन फिर से हो गई, निकल क्या गया, वाटर का मॉलिक्यूल और CH3CH2 और साथ में क्या जुड़ गया आकर के, ONO2 ग्रुप जुड़ा करके। अगर बात करें HCl की, तो यहाँ पर भी भाई HCl तो ज्यादा बड़ा एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट याद रखो, सॉल्ट और वाटर, तो वाटर निकाल दो और साथ में बना क्या, हेलो एल्केन बना। अगर हम रिडक्शन कर दें डायरेक्ट, ये रिडक्शन स्पेसिफिक है, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होता है, तो मिलते हैं हमें क्या, एल्केन, और साथ में मिलता है H2O + I2। I2 का मतलब आयोडीन सॉलिड स्टेट में आ जाती है। अब देखो ये है प्यारी रिएक्शन कि हमने किससे ट्रीट किया, NH3 के साथ में, C2H5OH को किससे ट्रीट किया है, NH3 के साथ में, तो H3 तो बेस होती है, बेस है तो देखो एसिड बन गया वो, और एसिड बन गया वो तो उसने क्या बना दिया, CH3 CH2 NH2, जिसे आप कहोगे एनिलीन, ठीक, एनिलीन नहीं कहोगे, इसे क्या कह लो, इसे कहोगे तुम एथिल एमीन बोल लो, एथिल एमीन, ठीक, एथिल एमीन, और साथ में क्या निकल गया, वाटर निकल गया। और ये रिएक्शन तो आप पहचानते हो, ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड बना, फिर ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। चलो भाई ये कहानी हुई यहां तक खत्म। अब बात आएगी फिनॉल की, ठीक है। चलो भाई 10 सेकंड तक धीरे धीरे पॉज लेकर के बढ़ते हैं, क्योंकि अब कहानी पार कर ले गए हम लोग। फिनॉल क्या होते हैं, ROH की बात करी जाए ROH की तो ये अल्कोहल होते हैं, बात की जाए PHOH की तो ये फिनॉल होते हैं। PH का मतलब वही रिंग, ठीक, वही रिंग, कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग। तो चलो भाई बेसिकली हमें इस कंपाउंड को पढ़ना है किसको पढ़ना है, C6H5OH को। तो इसके बारे में देखो सारी जानकारी यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले तो इसे डिस्कस करो कि कलरलेस होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल है वाटर में। क्यों स्प्रिंगली सॉल्युबल है, क्योंकि एक तो केवल एक OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा नहीं बन रहा है, और दूसरी बात पीछे रिंग लगी हुई है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गर्म कर दें तो पूरा का पूरा घुल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तो बहुत अच्छे से घुलता है। उसके बाद कहानी आती है कि फिनॉल को तो पढ़ लिया कि ठीक है, अगर हमारे पास में PHOH है तो उसे फिनॉल कहेंगे। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल तो ठीक है, एक OH लगा होगा। डाईहाइड्रिक फिनॉल के नाम इंपॉर्टेंट है, इसे तो देख लो कि अगर हमारे पास में दोनों एल्कोहल
1-2 पोजीशन पे है तो उसे कैटकॉल बोलेंगे, अगर 1-3 पोजीशन पे है तो उसे रिसोर्सिनॉल बोलेंगे, 1-4 पोजीशन पे है तो उसे क्यूनॉल बोलेंगे। अगर बात करें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की, तो अगर हमारे पास में कौन सी पोजीशन हो, देखो पोजीशन कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू की तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कहाँ कहाँ है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है। तो अगर 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन है तो उसका नाम होगा पायरो, कौन सा, फ्लोरोग्लूसिनॉल होगा, ठीक है। और अगर नाम हो क्या 1 2 3 4, तो 1 2 4 पोजीशन पे है तो नाम होगा हाइड्रोक्सीक्यूनॉल, ठीक है। और अगर बात करें इसकी, तो ये तो लाइन से जुड़े हुए हैं, देखो तो कौन सी पोजीशन है 1 2 3, 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, तो इसका नाम होगा पायरोगैलोल, ठीक है। ये नाम पूछे जाते हैं बाकायदा पेपर में बाई नेम, किसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन मेथड कहाँ से है। प्रिपरेशन मेथड वैसे ही जैसे अल्कोहल के थे, तो पहला वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाउस प्रोसेस नॉर्म से पूछा जाता है, क्लोरोबेंजीन से बनता है। अब हम लोग अगर हेलोएल्केन आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि ये रिंग अगर लग गई, ये रिंग लग गई, तो यहाँ पे एक्स में इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ड्यू टू लोन पेयर रेजोनेंस, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो इसको तोड़ना होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है। तो रिएक्शन वही है, बस देखो कंडीशन चेंज हुई है। कंडीशन क्या चेंज हुई कि 200 एटीएम प्रेशर चाहिए और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी और तभी जाकर के आपका क्या बनेगा, C6H5OH बनेगा। अब बात करें ग्रिग्नार्ड की, तो जैसे वहां पे था, वहां पे हम लोग कौन सा ले रहे थे ग्रिग्नार्ड, RMGX, क्या ले रहे थे, RMGX। यहां पर ले लो PHMGX, ठीक। फेनिल ग्रिग्नाल ले लो, ओवरऑल बात ये समझो, फेनिल ग्रिग्नाल लिया तो सबसे पहले तो बना भाई OMGBr, OMGBr दिखा, हमने क्या कर दी, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी, OMGBr कन्वर्ट हो गया OH में और Mg के साथ में स्टेबल प्रोडक्ट निकल गए। उसके बाद आता है डाईएजो कंपाउंड। तो डाईएजो कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये रखो कि जहां पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ये इधर जुड़ा हो, ये इधर जुड़ा हो, ऐसे लिंकेज को कहते हैं डाईएजो, ठीक। तो बस वही है डाईएजो कंपाउंड में, देखो N2 के साथ में एक Cl जुड़ा और दूसरा C6H5 जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि अगर इसको किसके साथ ट्रीट करें, H2O के साथ ट्रीट करें, जाकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना पड़ता है, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और C6H5OH बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक और बात है, प्यारी सी बात है समझने वाली, कि इस पूरी रिएक्शन में क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, और गैस निकल रही तो एंट्रोपी बढ़ रही, डेल्टा S ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन फेवरेबल है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ती जाएगी, ठीक। तो एक पॉइंट आ गया दिमाग में तो बता दिया। अब आगे की कहानी है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड को पढ़ने के लिए पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा, COOH के साथ में ऑर्थो पोजीशन पे OH लगाओ तो उसे सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन किससे करा दो भाई, बेस से करा दो, सिंपल सी बात है, बेस से कराओगे सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन सबसे पहले चेक करो, कौन सी, एसिड बेस, ठीक। तो सबसे पहले यही चेक किया करो। तो एसिड बेस में अगर हमारे पास में COOH था एसिडिक ग्रुप, NaOH था बेसिक ग्रुप, तो देखो एक सॉल्ट निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, जो बचा था वो फिनॉल था, सिंपल सी तो बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो बच्चा दो तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इनकी। पहली होती है कौन सी, पहली होती है ड्यू टू OH ग्रुप, ठीक। पहली कौन सी होती है, ड्यू टू OH ग्रुप, और दूसरी होती है ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग वाली वही है, हेलोजी कौन सा, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सी, OH ग्रुप वाली। तो OH ग्रुप में देखो बेस के साथ कराई रिएक्शन, वही पुरानी रिएक्शन जो हम लोग करा रहे थे, बेस के साथ कराई तो क्या मिला, C6H5ONa और प्लस क्या मिल गया, H2O मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिनॉल था वो क्या था, एसिटिक था। एक क्वेश्चन है कि फिनॉल ज्यादा एसिटिक होगा या फिर अल्कोहल, ROH ज्यादा एसिटिक है या फिर कौन से आपके अल्कोहल ज्यादा एसिटिक है। ये बात कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में जब बताऊंगा तब बताऊंगा कौन सा होगा। अगली बात आती है कि अगर इसका क्या कर दिया जाए, रिडक्शन किया जाए। देखो ध्यान से, अगर रिडक्शन किया जाए तो किसमें चेंज होगा, OH जो है वो पूरा का पूरा हट जाएगा और किसमें चेंज हो जाएगी, बेंजीन बन जाएगी, साफ साफ जिंक का ऑक्साइड निकल जाएगा आकर के। अब बात आई देखो किसके साथ में, NH3 के साथ रिएक्शन हो, तो NH3 के साथ रिएक्शन तो फिर उल्टा हो गई, क्योंकि NH3 तो फिर बेस है, तो फिनॉल क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और एसिड बनेगा तो बनेगा C6H5NH2, इसे बोलोगे एनिलीन। ये आई एनिलीन आपकी, ठीक। ये हुई एनिलीन और साथ में क्या निकल गया, वाटर। तो वाटर को ध्यान देते ही देखा करो कि वाटर है तो एसिड बेस चेक करो तुरंत, ठीक। और एसिड बेस है, ये एसिड बेस ही है। फिर आती है बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी एक छोटी सी चीज सीख लो कि मान लो हमारे पास में ये थी रिंग और ये लगा था OH। तो OH का जो लोन पेयर था वो अगर जाएगा इस पे तो एक बार यहाँ आता है, एक बार यहाँ आता है और एक बार यहाँ आता है, यानी कि OH ऑर्थो और पैरा एक्टिव करता है,
ठीक, अब पूरी बात तो रिजोनेंस बना के नहीं दिखाया जा सकता यहाँ पे, लेकिन आर्थो पैरा एक्टिव करता है, यानी कि जो भी चीज जुड़ेगी वो आर्थो पैरा पर जुड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रेशन कराओगे तब भी आपको देखो आर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये होगा आर्थोनाइट, कौन सा होगा, आर्थो पर हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, और वो होगा पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन। अगर इसका नाम बोलूं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आर्थो पर हाइड्रोक्सी और बेंजीन के साथ सल्फोनिक एसिड, और ये होगा पैरा पर हाइड्रोक्सी बेंजीन के साथ कौन, SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड। तो ये तो सल्फोनेशन की प्रॉपर्टी है। नॉर्मली मैंने बता रखा, कई सारी वीडियोस में बताया कि नाइट्रेशन कब होगा, सल्फोनेशन कब होगा, हाइलोजनेशन कब होगा। तो हाइलोजनेशन कराते हो तो आर्थो और पैरा पर देखो कौन जुड़ जाएगा, आकर के Br जुड़ जाएगा। ठीक, जो भी कराओ, जो भी हाइलोजन जोड़ना चाहो वो जुड़ सकता है। लास्ट बात आती है फिनॉल के बाद में ईथर की। ठीक है, तो ईथर क्या होते हैं समझिए ध्यान से, कि अगर हमारे पास में O हो और O को हम लोग क्या कर लें, हम लोग क्या करें, उसकी दोनों तरफ R लिंकेज लगा दें। कौन क्या लगा दें, R लिंकेज लगा दें। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अगर एल्किल ग्रुप पूरी कर रहे हो तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ईथर। ठीक, अब ये ईथर बच्चा दो तरीके के होते हैं, पहला होता है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल ईथर। तो अगर आर ग्रुप सेम है, समझना ध्यान से, तो वो सिमेट्रिकल होगा। जैसे यहाँ पर देखो CH3O CH3, तो दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप सेम है। C2H5O C2H5, तो दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। तो ऐसे को क्या कहोगे, ऐसे को कहोगे कि ये सिमेट्रिकल है। इनका नाम लिखने भी कोई वो नहीं होती। IUPAC नाम देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन का मतलब एक एल्किल ग्रुप में ऑक्सी जोड़ा जाएगा और दूसरे का नाम एसिटेस लिख दिया जाएगा। तो सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऑक्सीजन इधर दे दो और चाहे ऑक्सीजन इधर दे दो। ठीक है, तो चाहे मिथॉक्सी मेथेन लिखो ऐसे तब भी वही आएगा। लेकिन बात खराब होती तब एसिमेट्रिकल, पहले समझो होते क्या है। होते ये है कि यहाँ पे आर ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो देखो इसको, एक तरफ CH3 लगा, एक तरफ C2H5 लिखा है। तो अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या करेंगे, समझना ध्यान से, 1 मिनट और ले रहा हूं और समझना ध्यान से, कि अगर ऑक्सीजन है बच्चा तो ऑक्सीजन उसको दे दो जहां कार्बन कम हो, जहां कार्बन कम हो। भाई बढ़ाया किसको जाता है, जो कमजोर होता है, बढ़ाया उसको नहीं जाता जो पहले से ताकतवर है। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन, यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन। तो ऑक्सीजन किसके हिस्से में जाएगा, जहां कार्बन कम है, तो इसका नाम आएगा मेथॉक्सी एथेन। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो इधर 2 कार्बन उधर 3 कार्बन, तो ऑक्सीजन किसके हिस्से में जाएगा, 2 कार्बन वाले में, तो नाम आएगा एथॉक्सी प्रोपेन। और अगर बात करें किसकी, CH3O C6H5, तो नाम आ जाएगा क्या, नाम आएगा यहाँ पे एथॉक्सी बेंजीन लिखा है, मेथॉक्सी बेंजीन होना चाहिए। ठीक, ये क्या होना चाहिए, मेथॉक्सी बेंजीन होना चाहिए। चलिए इसको सही कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते, आगे कहानी आती है, एक बचा हम लोगों के पास में, कौन सा, लास्ट टॉपिक है ये, डाईएथाइल ईथर। तो डाईएथाइल ईथर को सबसे पहले देखो बनाते कैसे। डाईएथाइल ईथर होता है C2H5O C2H5। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले नंबर पे तो बनाते फ्रॉम किससे, एल्किल हैलाइड से। थोड़ा सा जूम कर लेते, समझ में आएगी रिएक्शन ये वाली। ठीक है, तो क्या होगा, C2H5 आई लिया और हमने क्या दिया, Ag2O दिया। Ag2O मतलब समझते हो ना क्या होता है, Ag2O का मतलब है टॉलरेंस रीजेंट। क्या है, टॉलरेंस रीजेंट। ठीक, तो अगर टॉलरेंस रीजेंट के साथ इसे क्या कर दिया जाए, ट्रीट किया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2AgI मिल जाएगा। ठीक है, 2AgI का वाइट PPT कह सकते हो। ठीक, जब भी हम लोगों का Ag का साल्ट अगर हेलोजन के साथ मिला तो सफेद कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, CH3O C2H5 मिलेगा यहाँ से, जो कि हमारा क्या होगा, डाईएथाइल ईथर होगा। दूसरी बात आती है लैब मेथड हमारी, कि हम लोग कैसे बनाए इसे, किससे, एथाइल अल्कोहल से। तो C2H5OH और C2H5OH अभी देखा था, क्या देखा था कि 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया जाता है, वाटर निकल जाता है और जो बचता है वो हमारा डाईएथाइल ईथर होगा। ठीक है, अगली कहानी आती है, कहां से बना सकते हो, हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन से अगर बनाना है हमें, तो हमें उसके साथ में उसका एक सॉल्ट भी चाहिए होगा। तो मान लो R-X था और RONA, ये RONA कहां से आया होगा, आया एल्कोहल से ही होगा। अभी रिएक्शन पड़ी थी ना, ROH है, रिएक्शन करा दो जाकर के किससे से, Na से, तो बन जाएगा RONA और साथ में क्या निकल जाएगा, 1/2H2। यही तो पड़ा। तो बस यही वाला तो यूज हुआ है, देखो चल के कहां पे यूज हुआ, ये यूज हुआ देखो। ठीक है, तो R-X प्लस NaOR-, तो यहां पर निकलेगा क्या भाई, इतनी चीज निकलेगी। फिर से वही एसिड बेस वाली कहानी, तो क्या निकल आई, NaX और बन क्या गया, R-OR बन गया। ठीक है, अगली देखो कहां से बनता है, अगला बनता है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी बन सकता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बनेगा, इसका तो नाम सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, देखे भाई कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो CH3MgI की रिएक्शन अगर कराई जाए किसके साथ में, CH3 CH2O और CH2 के साथ में CH3 होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया बस। अब इसका नाम सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो अगली वीडियो में बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा भाई, ये वाला जो एल्किल ग्रुप है,
ये वाला एल्किल ग्रुप ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, और जो MgI था उसके साथ में ये निकलेगा MgI, और उसी के साथ में जुड़ा हुआ Cl। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन लिख लेना, MgI के साथ क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। ठीक, अब आती है अगली कहानी किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात ये कलरलेस है, लिक्विड है, स्वीट वाटर है, मीठी गंध वाला है, इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल का मतलब जलता तो है लेकिन फ्लेम नहीं देता। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब एक क्वेश्चन और है कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट करके बताएगा उसको मैं मान जाऊंगा। रीजन है कि C2H5OH अभी देखा था, क्या देखा था, C2H5OH, इसका अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इसका क्या पढ़ा था, बीपी कितना था, 74, 78 यही कुछ पढ़ा ना, 78 पढ़ा। ठीक, चलो जो भी था, 34 से तो ज्यादा था। बताओ वहां पे, तो वहां पे केवल एक एल्किल ग्रुप था, ये वाला C2H5OH एक था, यहाँ पे OH हटा करके फिर से लगाया गया C2H5, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, क्यों। ठीक, ढूंढना और बताना क्या आएगा। अगली बात आती है कि स्प्रिंगली सॉल्युबल है किसमें, पानी में, और एक्ट करता है गुड सॉल्वेंट में, बढ़िया सॉल्वेंट की तरह काम करता है। चलिए अब आती है अंतिम टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बस देख लो फटाफट कि अगर हमारे पास में क्या हो, ये एथाइल अल्कोहल हो, हम उसका कंबसन कर दे, जला दे, तो जलाएंगे तो दो ही चीजें मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वाटर। ठीक है, अगर हम डिहाइड्रेशन कर दें किसके साथ में, रेड हॉट Al2O3 के साथ में, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या निकलेगा, एक H यहाँ से उठा लो और एक H यहाँ से उठा लो, और दूसरा वाला क्या उठा लो, ये वाला ऑक्सीजन उठा लो, तो निकलने को क्या निकलेगा, आपका निकलेगा वाटर, और साथ में क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी, वो भी दो इक्विवेलेंट। ऑक्सीडेशन अगर किया जाता है तो फिर से वही कहानी है, अल्कोहल की इक्विवेलेंट चीज है तो पहले जाएगी एल्डिहाइड में, फिर से कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगी। ठीक है, अंतिम 4 रिएक्शन बची हुई हैं और वो ये है, ठीक है, कि अगर हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेट किया था, अभी थोड़ी देर पहले डिहाइड्रेट किया, तब बनाया हमने क्या, तब हमने इसे बनाया डाइथाइल ईथर को, तो अगर वापस से हम इसे हाइड्रेट करते हैं तो वापस क्या मिल जाएंगे, दो इक्विवेलेंट हमें अल्कोहल के मिल जाएंगे। अगर हम PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा हेलोएल्केन, यानी कि 2C2H5Cl मिल जाएगा। रिडक्शन अगर करने की कोशिश करते हैं तो हाइड्रोजन जोड़ दो, ऑक्सीजन निकाल दो, यानी कि आपको मिलेगा सबसे पहली बात तो एथाइल अल्कोहल वापस से, और साथ में मिलेगा क्या, C2H6। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ये रिडक्शन NaNH3 के प्रेजेंस में होता है। और अंतिम रिएक्शन बस ऐसे ही देख लो, कुछ बताना नहीं है उसमें, कि C2H5O C2H5 की रिएक्शन अगर HI के साथ करा दी जाए तो आपको दो चीजें मिलती हैं, पहला तो मिलता है हेलोएल्केन और दूसरा मिलता है अल्कोहल। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितनी की जितनी ये चारों लिखी हुई हैं, तो इनको तो नोट करना चाहो एक जगह पर नोट कर लो। ये अंतिम टॉपिक था। ठीक है, तो कितने मिनट का वीडियो बना, बस 50 मिनट की वीडियो में हम लोगों ने सारी की सारी बातों को क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। टोटल 20 पेज हो गए। अगर ये वाली सीरीज आपको अच्छी लग रही हो कि बस 50-60 मिनट में जो भी है उसमें एक चैप्टर को मैं क्या कर दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं जल्दी जल्दी में, बाकी तो सारी वीडियो बनेंगी ही, बढ़िया बोर्ड पे पढ़ाऊंगा उस पर, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस सीरीज को आगे चालू रखूं आपके बोर्ड के लिए। और अगर चालू रखूं तो आप कौन सा चैप्टर चाहोगे कि पहले मैं बना दूं, जो चैप्टर आपको कठिन लगता हो या बड़ा हो, तो मैं उसकी वीडियो पहले बना दूं, भले ही 1.5 घंटे की बने, लेकिन 1.5 घंटे में एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए कमेंट जरूर करिएगा, इसका वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद में वीडियो आया है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।